नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड के इस पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए। इसमें चारों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की बात कही। इसके साथ ही कोविड महामारी के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण के लिए संयुक्त रणनीति के साथ काम करने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलकर हिंद प्रशांत के देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करेगा। क्वाड समूह 2007 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया है, लेकिन यह पहला मौका है जब इन चारों देशों की सरकारों के प्रमुखों के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. And we're launching an ambitious new joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing and for the global benefit and strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific. We're establishing a new mechanism to enhance our cooperation and raise our mutual ambitions as we address accelerating climate change. And we're renewing our commitment to ensure that our region is governed by international law, committed to upholding universal values and free from coercion. As we emerge from this global pandemic and the global recession, let us together create a different future. It is the Indo-Pacific that will now shape the destiny of our world in the 21st century. As 4 leaders of great liberal democracies in the Indo-Pacific, let our partnership be the enabler of peace, stability and prosperity, and to do so inclusively with the many nations of our region. Working together, I wish to firmly advance our cooperation to realize a free and open Indo-Pacific and to make visible and tangible contribution to the peace, stability and prosperity of the region, including overcoming COVID-19. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से जुड़ा समारोह आजादी का अमृत महोत्सव आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की उपलब्धियों का लाभ न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत कभी अपनी स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलेगा। बीते 6 वर्ष में देश के गुमनाम नायकों के इतिहास को संरक्षित करने के सजग प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हमारे संविधान और हमारी लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व है।
गुजरात के अहमदाबाद में आज़ादी के 75वें साल के जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है और उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों और इरादों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा, इसलिए वो आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत कोविड वैक्सीन का विकास करने और बनाने में आत्मनिर्भर है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सामर्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है, चर्चा का विषय है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गुंज है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग राज्यों से सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रतिनिधि भी पदयात्रा में शामिल होंगे। अमृत महोत्सव के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ भागीदारी में लोक संपर्क ब्यूरो आज़ादी के 75 वर्ष विषय पर देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। इन प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और आंदोलन के अन्य नेताओं सहित स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख स्थलों को दिखाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष वेबसाइट की शुरुआत की। लोग और विशेष रूप से युवा इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर की भी शुरुआत की। इससे पहले प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां पे उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वो आश्रम में स्थित आवास हृदय कुंज भी गए, जहां गांधी 1918 से 1930 तक अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में समारोह स्थल पर विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार लिखे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और स्त्री पुरुष में भेदभाव जैसी दूसरी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। आज से आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास विरासत के तौर पर महात्मा गांधी और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव शीर्षक से लिखे अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज से शुरू साबरमती से दांडी तक की पदयात्रा का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये भारत की कड़ी मेहनत से मिली आज़ादी का जश्न है। उन्होंने लिखा कि 12 मार्च 1930 का दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर है, जब आंदोलन ने नई करवट ली। इसी दिन गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अपने लेख में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए 75 सप्ताह तक चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने लिखा है कि लंबे और कठिन आंदोलन के बाद मिली भारत की आज़ादी का उत्सव ऐसे ही मनाया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद से अब तक की देश की यात्रा को याद करने का ये अनूठा ही तरीका होगा। इस यात्रा के महत्व को बताते हुए उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि दांडी मार्च ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर हमारे इरादे और हमारे कर्म शुद्ध हैं और उनमें परस्पर समन्वय है तो हम हर नियत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज से शुरू हो रहे अमृत महोत्सव के दौरान हमारा ये दायित्व होगा कि हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के संकल्प और शौर्य को याद करें, उनके बलिदानों का गौरव मनाएं, उनके ऊंचे आदर्शों का स्मरण करें। हम अपने युवाओं को इन महान विभूतियों के कृतित्व से परिचित कराएं। उपराष्ट्रपति ने 7 दशक पहले की चुनौतियों को याद करते हुए लिखा कि आज़ादी मिलने के समय कई लोगों ने भारत की विशालता और विविधता को देखते हुए उसकी जुझारू क्षमता पर शक किया था। भारत ने उन सबको सिरे से गलत साबित किया है। हमारी विविधता, हमारे साझे सांस्कृतिक मूल्य वास्तव में हमारी देश की एकता को और बल देते हैं। हम भले ही अलग अलग क्षेत्रों से आते हों, अलग अलग भाषा बोलते हों, विभिन्न समुदाय से आते हों, लेकिन मूलभूत सत्य यही है कि हम सब भारतीय हैं। भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि सालों से सरकारें नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी कितनी ही योजनाओं के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रगति के लाभ सभी तक पहुंचें। भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के साथ साथ हमें सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते रहना है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि एक शक्तिशाली और समर्थ भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि नागरिक, विशेषकर हमारे युवा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हम पुनः अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ें, सनातन मूल्यों को अपनाएं, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम दिव्यांगजन, महिलाओं, वृद्धजनों और ट्रांसजेंडर लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थान दें और विकास के लाभ उन तक भी पहुंचाएं। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। हमारे स्वाधीनता सेनानियों को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आखिर में उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज से शुरू होने वाली 25 दिवसीय पदयात्रा उस प्रेरणा का प्रतीक है जो हम अपने अतीत से प्राप्त करते रहे हैं। ये यात्रा उस दृढ़ इरादे का प्रतीक है कि हम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला एक साथ मिलकर पूरे समर्पण, हौसले और विश्वास के साथ करेंगे। ये महोत्सव एक राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये उत्सव एक अवसर है। ये अवसर है कि हम उस महान विरासत को याद करें जो महात्मा गांधी और अनगिनत स्वाधीनता सेनानी हमारे लिए छोड़ गए हैं। ये मौका है कि हम उस नए भारत की दिशा में तेजी से बढ़ें जैसा कि हम सब चाहते हैं। एक ऐसा देश जहां हर नागरिक, हर समुदाय अधिकार संपन्न हो, हर किसी को यथा सामर्थ्य अपनी क्षमता को उजागर करने का अवसर मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ही देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि अलग अलग रियासत और छोटे छोटे राज होने के कारण हम विविधताओं के माध्यम से बटे हुए थे, लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधा। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा। वे नंदीग्राम सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हल्दिया में पर्चा भरने के दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पर्चा भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने एक रोड शो भी किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी शामिल हुए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में संवेदनशील सीटों पर विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। बंगाल में हम फिर चुनाव आयोग से यह आग्रह करना चाहते हैं कि टीएमसी के द्वारा म्युनिसिपैलिटी को, कॉरपोरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं उनको रिमूव किया जाए, सारे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इन दोनों राज्यों में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर चुनाव होना है। इस फेज में हावड़ा की 7 सीटें, हुगली की 8 सीटें, साउथ 24 परगना की 16 सीटों पर मतदान होगा। वहीं असम में तीसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। वहीं असम के तीसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 मार्च तक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को होगी। वहीं 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इसी बीच पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हुआ। इन दोनों राज्यों में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर मतदान होना है। वहीं दोनों राज्यों में पहले चरण के मतदान के लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तमिलनाडु की सभी 234, केरल की सभी 140 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और इन तीनों राज्यों में 19 मार्च तक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को होगी। वहीं 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। डीएमके ने आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने 173 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन कोलाथुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को चेपॉक विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में वरिष्ठ नेता दुरई मुरुगन, KN नेहरू, के पोनमुडी और MRK पनीरसेल्वम समेत सभी पूर्व मंत्रियों के अलावा मौजूदा सभी विधायकों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में मक्कल निधि मय्यम पार्टी के संस्थापक और अभिनेता कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले MNM ने विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की सूची जारी की और अब पार्टी ने कमल हासन की सीट का ऐलान किया। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम के पूर्व सहयोगी को भी टिकट दिया है। MNM अपने 2 सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। पार्टी यहां पर 234 में से 154 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इधर पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है।
30 सदस्यों की पुडुचेरी विधानसभा के लिए कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं डीएमके 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, जबकि एक सीट गठबंधन के सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विदुतलाई सिरुथाइगल कांची को दी गई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही।